हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। और अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरीके से रिवीजन होगा, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो एक तरीके से आपका रिवीजन है। अगर आप को अच्छे से मतलब आपकी तैयारी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे 30 में से आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज, यानी कि विश्व बैंक द्वारा देशों को वर्गीकृत करने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। सकल साक्षरता दर यानी कि ग्रॉस लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशो होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, या कि यहाँ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेटर यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब कंट्रीज को क्लासिफाई करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पर कैपिटा इनकम। डायरेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्टर आर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचर रिसोर्सेज। ठीक है जी, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो कौन से सेक्टर में की जाती है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करके। ठीक है, आपका फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तो लास्ट वाला तो कट ही गया। अगर आपने इकोनॉमी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उसके सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो जिसको बोलते हैं। समझ आ गया? तो फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड। जो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, मुद्रा जो है वो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, इसको क्या बोला जाता है। साख बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है, विनिमय का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, बार्टर बोला जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है इसको? जब भी मनी जो है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करती है तो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो बोला जाता है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है आपका, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। देशों के बीच में जो तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और ज्यादा आपके बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। अगला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन। जो सतत विकास होता है वो किस पर केंद्रित है। ठीक है, करंट डेवलपमेंट पे आपका जो है वो केंद्रित होता है, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस होता है उसका, या फिर हाई पर कैपिटा इनकम पर फोकस होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका फोकस किसके ऊपर रहता है। अब ये लाइन ना जरूरी नहीं है कि सेम ही पूछी जाए, इसको थोड़ा सा जो है वो आपका चेंज करके भी पूछा जा सकता है। बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए जो विकास है, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक सही हुए होंगे। ठीक है, जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए ही जो है वो आपका कॉम्बो बैच चला हुआ है। ठीक है, यानी कि वन टाइम आपको फीस देनी है और दोनों के लिए ही आप जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है वो बेनिफिट मिलेंगे, चाहे फिर वो नोट्स हो आपके, ठीक है, क्लासेस हो, ठीक है, वन लाइनर हो, टेस्ट वगैरह हो, सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिलेगा। लोएस्ट प्राइस इन हिमाचल प्रदेश विद बेस्ट कंटेंट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर 9882261022 पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहां पर जाकर डेमो चेकआउट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिसेंटली। ठीक है, कि हाल ही में ही भारत में कौन सा क्षेत्र, एरिया जो है वो सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में जो है वो उभरा है। ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या फिर एग्रीकल्चर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टर्शियरी। ठीक है, ये जो आपका टर्शियरी सेक्टर है ये भारत में जो है वो सबसे बड़े, आप समझ लो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में जो है वो यहां पर इसकी ग्रोथ हुई है। अगला क्वेश्चन है, वो इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार जो है वो पूछा गया है। ठीक है जी, आपने अगर पहले एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से भारत में जो मुद्रा नोट है वो कौन जारी करता है। ठीक है,
तो वो करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, आयात पर कर किसका उदाहरण है। ठीक है, जो इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाया जाता है वो निम्नलिखित में से किसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड बैरियर का, ठीक है, लिबरलाइजेशन का, या फिर ग्लोबलाइजेशन का, किसका जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रेड बैरियर। ठीक है, जो टैक्स लगता है इंपोर्ट्स पर, जो भी इंपोर्ट्स किए जाते हैं, ठीक है, उन पर जो भी आपका टैक्स लगाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बीएमआई भी बोलते हैं, इज यूज टू कैलकुलेट, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। चार आपके पास ऑप्शन है, लिटरेसी लेवल के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, वेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोषण स्तर या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। ठीक है, बॉडी मास वेट, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है जी। अगला है, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, कि डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यानी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टर्शरी। कि टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो तीसरा क्षेत्र है इकोनॉमी का, उसके जो वर्कर्स होते हैं वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, क्या होता है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत। ठीक है, तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, ऋणों पर लिए गए ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, तो ये जो अंतर होता है वो सोर्स होता है इनकम का, किसके लिए, बैंक्स के लिए। तो बी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसका आंसर है आपका उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो क्या है। अगला है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है यानी कि मानव विकास जो रिपोर्ट होती है उसको जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, या डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, अच्छा यूएनडीपी की फुल फॉर्म यहां पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पता होगा आपको। ठीक है, सेकंड आता है, कब इसको फॉर्मेशन की गई थी। तो याद रखिएगा 22 नवंबर 1965 को इसकी फॉर्मेशन की गई थी। तीसरा आ जाता है, हेडक्वार्टर कहां पर है। तो न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हो यूएनडीपी के बारे में। अगला है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल, अल्प बेरोजगारी जो होती है तब होती है जब लोग, ठीक है, क्या होते हैं लोग, जब लोग आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है, यानी कि अपनी क्षमता से जब कम काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही होगा, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ये याद रखिएगा। अगला है, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज आर मेट बाय। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की अधिकांश ऋण आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, फॉर्मल सोर्सेज के द्वारा, इनफॉर्मल सोर्सेज के द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनफॉर्मल सोर्सेज, जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं उनके द्वारा जो है ये चीजें पूरी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएनसी स्टैंड्स फॉर, एमएनसी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। एमएनसी आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है जी, तो एमएनसी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये एमएनसी की जो है वो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और कई बार इसको जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी भी बोला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन में क्या पूछा गया है। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि एमएनसीज कौन सी होती है, जो मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। शुद्ध उपस्थिति अनुपात उसी आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले डैश आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है। तो वो आयु वर्ग कौन सा है? तो वो है आपका 14 to 15 ईयर्स, यानी कि 14 से 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर, कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो आपका सेकंड सेक्टर है उससे रिलेट करती है कौन सी एक्टिविटी? खेती हो गया, बैंकिंग हो गया, लकड़ी से कागज बनाना या फिर मछली पकड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड। ठीक है, लकड़ी से कागज बनाना ये किसके अंडर आता है? ये आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से एरियाज आता है, सेकेंडरी में, टर्शरी में, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। डेप्ट ट्रैप मींस, ऋण जाल का अर्थ क्या है? डेप्ट ट्रैप मींस का मतलब कि डेप्ट जो ट्रैप होता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिचुएशन वेयर क्रेडिट्स पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। ऐसी स्थिति जहां ऋण उधारकर्ता को ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, उसको बोला जाता है डेप्ट ट्रैप। ठीक है, समझ आ गया। अगला है, विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का लक्ष्य रखता है? अच्छा, व्यापार की बात हुई है, यानी कि यहां पर ट्रेड की बात हुई है, तो आंसर कुछ जो है वो आपका मतलब कि तुक्के से भी लग सकता है, आंसर होगा WTO। ठीक है, WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी फॉर्मेशन की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो जिनेवा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में। तो ये 3 पॉइंट इसके बारे में आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। साक्षरता दर किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है? तो इसका सही आंसर है 7 ईयर्स एंड एबव, 7 वर्ष और उससे अधिक। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। मनरेगा 2005 गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। मनरेगा 2005 एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो वो देता है भाई 100 डेज, यानी कि 100 दिन की गारंटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी से है। बट आपको ये भी पता होगा कि मनरेगा को अब जो है वो चेंज करके उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? वो रख दिया गया है आपका वीबीजी राम जी। ठीक है जी, वीबीजी राम जी। और इसमें 100 की जगह कितने दिन का रोजगार होगा? वो होगा आपका 125 डेज का। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर उसका नाम चेंज हो गया है तो पुराने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेट्रल इज संपार्श्विक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या चीज है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एन एसेट दैट द बोरोवर आउंस एंड यूजेस एज अ गारंटी टू अ लेंडर। एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग की जाती है, उसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो डेफिनेशन है, याद रखिएगा। कुछ टर्म्स देखो, इकोनॉमिक्स में जब छोटे वगैरह एग्जाम होते हैं, मतलब छोटे तो नहीं बोलेंगे यार, मेहनत तो इक्वली करनी पड़ती है, बट फिर भी जो क्लास 3 वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उसमें डायरेक्टली जो इस इकोनॉमी वगैरह होती है उसमें ज्यादातर टर्म्स वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ज्यादातर टर्म्स ऐड की है, बाकी धीरे धीरे और भी चीजें जो है वो ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा क्षेत्र छोटी और बिखरी हुई इकाइयों की विशेषता है जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन बड़े कर दिए जाते हैं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, बट उसका आंसर अगर आप थोड़ा सा ढूंढ के देखोगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल ईजी, आपको जो है वो पता लग जाएगा। जो SHGs होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। जो स्वयं सहायता समूहों में होते हैं उनमें बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में जो अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक के द्वारा नहीं भाई, सरकार के द्वारा नहीं, सरकारी संगठन के द्वारा नहीं। अगर बात हो रही है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है उसके मेंबर जो है वो इस चीज का डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड
टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ, वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर में सुधार किया है? सभी लोगों के, विकसित देशों के लोग, विकासशील देशों के श्रमिक, ठीक है, या फिर आपका शहरी क्षेत्रों के संपन्न उपभोक्ता। तो इसका आंसर होगा आपका वेल ऑफ कंज्यूमर्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है, तो ये इससे रिलेट करता है। अगला है पब्लिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन आर बेटर इन केरला बिकॉज, केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर है क्योंकि, ठीक है, क्यों है? इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था कि यहां बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षक सुविधाओं का जो है वो पर्याप्त प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने किसके प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, ये देशों के बीच में जो सेवाओं का उत्पादन होता है उसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द, एक विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है या क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है जी, जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, इनमें से आपके कितने सही हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको और भी क्वेश्चन इस टाइप के चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो मुझे कमेंट करके जो है वो यस बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।